हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्रोनिग-पेनी मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। आयनिक और सहसंयोजी क्रिस्टलों में संयोजी इलेक्ट्रॉन जालक के आयनों के नाभिक के निकट विचरण करते हैं, जिस कारण इन पर जालक आयन के आवर्ती विभव या पीरियोडिक पोटेंशियल लगते हैं। कीपिंग दिस फैक्ट इन माइंड, क्रोनिग एंड पेनी ऑब्टेन्ड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिहेवियर इन वन डायमेंशनल लैटिस। यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर पेरियोडिक पोटेंशियल इन वन डायमेंशनल लैटिस शो किया गया है। इससे पहले हम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में हम पढ़ चुके हैं कि कोई पोटेंशियल इलेक्ट्रॉनों पे नहीं लगता है। बैंड थ्योरी कहती है कि इलेक्ट्रॉनों पे जब वो क्रिस्टल के अंदर मूव करते हैं तो पोटेंशियल लगता है। और क्रोनिग और पेनी ने इस पोटेंशियल को पेरियोडिक पोटेंशियल को रेक्टेंगुलर पेरियोडिक पोटेंशियल के रूप में लिया, जिसकी फॉर्म इस फिगर में शो की गई है। तो क्रोनिग और पेनी ने आवर्ती विभव को आयताकार विभव माना, जिसे चित्र में दर्शाया गया है। यहाँ Vx इज इक्वल टू 0 फॉर x इन बिटवीन 0 to a and Vx इज इक्वल टू V0 फॉर x इज इक्वल टू -b to 0। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, m द्रव्यमान तथा E ऊर्जा वाले कण की गति को एक विमीय काल अनाश्रित विभव वन डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट पोटेंशियल फील्ड में टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रॉन इन फोर्स फील्ड d2 psi1 ओवर dx स्क्वायर प्लस 2me ओवर h क्रॉस स्क्वायर psi1 इज इक्वल टू 0 4 x to 0 to a and d2 psi2 ओवर dx स्क्वायर प्लस 2m ओवर h क्रॉस स्क्वायर E minus V0 psi2 is equal to 0 4 x is equal to -b to 0। This is the equation number 2 and 3। To solve these equations 2 and 3, यहाँ पे हमने श्रोडिंगर इक्वेशन में Vx एक बार V0 लिया, जिसे इक्वेशन 2 मिली है, और Vx इज इक्वल टू V0 लेने पर इक्वेशन नंबर 3 मिली है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए लेट 2me ओवर h क्रॉस स्क्वायर, जो इक्वेशन नंबर 2 में, उसको तो ले लेते हैं अल्फा स्क्वायर, एंड -2m ओवर h क्रॉस स्क्वायर E माइनस वी नॉट को ले लेते हैं बीटा स्क्वायर। अगर हम ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इन इक्वेशंस में, तो यहाँ पे ये जो अल्फ़ा और बीटा आर रियल कांस्टेंट्स, और यहाँ ये माना गया है कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E विभव V0 से कम है। इट मीन्स E इज़ लेस देन V0। सो इक्वेशन नंबर 2 and 3 रिड्यूस इन इक्वेशन नंबर 4 and 5 एज d2 psi1 over dx square plus alpha square psi1 is equal to 0 and d2 psi2 over dx square minus beta square psi2 is equal to 0। Then according to Bloch theorem of wave functions, according to Bloch functions according to Bloch theorem, wave functions can be written as psi x is equal to e की पावर iota kx और u kx। ये हम ब्लोच फंक्शन में और ब्लोच थ्योरम में प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। UKX भी पीरियोडिसिटी को शो करता है। इक्वेशन 6 जो है वो अगर सॉल्यूशन है इक्वेशन नंबर 4 और 5 का, तो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसको 2 बार x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करके और 4 और 5 में सब्स्टिट्यूट करने पर, तो पहले d psi बाई dx करेंगे और फिर d2 psi बाई dx स्क्वायर करेंगे। ये इससे इक्वेशन नंबर मिलेगी 7, जो कि यहाँ पे हाईलाइटर में शो कर रखी है। यूवी फंक्शन वाले मेथड से इसको डिफरेंशिएशन कर लेंगे। यूजिंग इक्वेशन 7 इन इक्वेशन नंबर 4 and 5 वी गेट, इसका अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करें 4 और 5 के अंदर, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी उसको अरेंज कर लेंगे डिफरेंशिएशन के घटते क्रम में। तो इक्वेशन नंबर 8 और 9, ये इक्वेशन नंबर 8 और 9 इन टर्म्स ऑफ UN एंड U2। Equation number 7 and 8 are quadratic differential equation, so general solution of them are, तो U1 और जो है वो a e की पावर आयोटा अल्फ़ा माइनस के एक्स प्लस b e की पावर माइनस आयोटा अल्फ़ा प्लस के एक्स। इसी तरह से U2 इज इक्वल टू c e की पावर बीटा माइनस आयोटा के एक्स प्लस d e की पावर माइनस बीटा प्लस आयोटा के एक्स। दिस इज द इक्वेशन नंबर 10। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले मेथड से इसको हमने सॉल्व किया है। नाउ अब अगर A B C
और डी, ये चार जो है वो आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं। और ना वो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम बाउंड्री कंडीशंस लगाएंगे। तो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन है कि x जब 0 है उस समय psi1 और psi2 बराबर है और उनके डेरिवेटिव जो है वो भी बराबर है। तो इक्वेशन नंबर 6 में इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, जिससे हमें इक्वेशन मिलेगी a + b = c + d। कब मिली है? जब हमने psi1 बराबर psi2 करा, जिससे u1 बराबर u2 at x = 0। इसी तरह से इनका डिफ्रेंशिएशन करेंगे और उसको भी x = 0 पर इक्वल करने पर हमें इक्वेशन नंबर मिलेगी 12, जो आप इसको वीडियो में देख सकते हैं। सॉल्व आप इसको डिफ्रेंशिएशन वाले मेथड से कर लेंगे और x = 0 रखेंगे। इसी तरह से आप सेकंड बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे x = a और x = -b पर u1 और u2 जो है वो बराबर है। कहाँ पे? x = a और x = -b पर, और उसी तरह से उनके डेरिवेटिव भी x = a और x = -b पर इक्वल है। तो ये दोनों कंडीशंस लगाने पर हमें पहले तो इक्वेशन मिलेगी 13 a e⁻α - kx a e⁻α - ka plus b e⁻ -iα plus ka is equal to c e⁻ β - kb plus d e⁻β plus iota kb. This is the equation number 13. And now again second boundary condition, that derivative of u1 and u2 at x = a and x = -b are equal, and apply this condition we get equation number 14, and you have to see this equation in the video. a e⁻α - k, ये तो कोफिशिएंट है, साथ में आएगा e⁻α -ka प्लस b ब्रैकेट में आएगा -iα प्लस k एक्सपोनेंशियल e⁻α प्लस ka इक्वल c बीटा माइनस आयोटा के e⁻β - आयोटा के b प्लस d ब्रैकेट के अंदर माइनस बीटा प्लस आयोटा के और एक्सपोनेंशियल में आएगा e⁻β प्लस आयोटा के b। दिस इज द इक्वेशन नंबर 14। तो अब ये बाउंड्री कंडीशन लगाने पर हमें जो चार इक्वेशन मिली है, जिसमें कोफिशिएंट्स a और b, c और d है, तो इस फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशंस 11, 12, 13 एंड 14, डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ कांस्टेंट्स a, b, c, d इज इक्वल टू 0। तो इन सभी का जो इक्वेशन थी, उनके जो a, b, c के कोफिशिएंट्स हैं, उनका डिटर्मिनेंट लेंगे और इसको कर देंगे 0 के बराबर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 15। नाउ सॉल्विंग दिस वी गेट, इसको सॉल्व करना बहुत कठिन कार्य है और ये हमने इसको सॉल्व करके लिया है। तो इससे ये इक्वेशन नंबर है 16। आप इसको सॉल्व करके और लिख सकते हैं और डायरेक्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। अब ये जो इक्वेशन है, इसका जो सॉल्यूशन है बहुत कठिन कार्य है, इसलिए इसमें जो स्पेशल केसेस के लिए इसको सॉल्व किया गया। तो टू सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर स्पेशल केस v0 टेंड्स टू इनफाइनाइट एंड b टेंड्स टू 0, इस केस के लिए हम इसको सॉल्व करते हैं सच दैट v0 b इज इक्वल टू फाइनाइट। तो इसमें जो विभव फलन है वो डेल्टा फलन के समान हो जाए, तब चालक एक सूक्ष्म चौड़ाई और अनंत विभव के पेरियोडिक पोटेंशियल बैरियर के समान कार्य करती है। और व्हेन b टेंड्स टू 0, तो साइन हाइपरबोलिक बीटा भी वो हो जाएगा बीटा b के, और कोस हाइपरबोलिक बीटा b इज इक्वल टेंड्स टू 1। देन इक्वेशन नंबर 16 बिकम्स, ये आ जाएगी आपके a बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा b अपॉन 2 बीटा साइन अल्फा ए अपॉन अल्फा ए प्लस कॉस अल्फा ए इज इक्वल टू कॉस के ए। इसको सॉल्व करने के लिए ये जो इक्वेशन आई है, यहाँ पे हम ले लेते हैं कि ये जो बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा ए बी अपॉन 2 बीटा, इसको ले लेते हैं p। तो इक्वेशन बनेगी p साइन अल्फा ए अपॉन अल्फा ए प्लस कॉस अल्फा ए इज इक्वल टू कॉस के ए। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड क्रोनिग-पेनी इक्वेशन। यहाँ पे p जो है वो सॉल्व करने पर ए बी v0 माइनस 2e m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर, इफ़ v0 ग्रेटर देन e देन p जो है वो m a अपॉन h क्रॉस स्क्वायर v0 b के बराबर होगा।
अब अभी तक जो हमने सॉल्व किया है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ P, व्हेन P डिक्रीजेज V0B डिक्रीजेज। इस विभव क्षेत्र में संयोजी इलेक्ट्रॉन के जालक से बंध ढीले पड़ जाते हैं। P के शून्य होने पर यह बंध विलुप्त हो जाता है और इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से जालक में विचरण करने लग जाते हैं। इसका स्पेशल केस ले लेते हैं। इस इक्वेशन को जो फिजिकल सिग्निफिकेंस बता रहे हैं, तो पहले P इज इक्वल टू 0 के लिए cos अल्फा इज इक्वल टू cos k, जिससे अल्फा इज इक्वल टू k, जिससे E इज इक्वल टू h क्रॉस स्क्वायर k स्क्वायर अपॉन 2m। संयोजी इलेक्ट्रॉनों के लिए ऊर्जा का ये मान मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत से प्राप्त ऊर्जा के समान प्राप्त होता है। और P टेंस टू इन्फाइनाइट के लिए साइन अल्फा इज इक्वल टू 0, सो अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस n पाई, जिससे अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू अल्फा की जो वैल्यू है वो 2me और h क्रॉस स्क्वायर का अंडर रूट है, तो इसको रखने पर E की वैल्यू आएगी n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8ma स्क्वायर। यहाँ पे ऊर्जा नियतांक k पर डिपेंड नहीं करती है और इस परिस्थिति में जो एनर्जी लेवल्स हैं वो डिस्क्रीट होते हैं। अब तीसरा स्पेशल केस लेते हैं कि P इज इक्वल टू 3π/2 मान के लिए इलेक्ट्रॉन के मोशन के जो अलाउड वैल्यूज़ हैं, अलाउड जो फील्ड है वो इस डायग्राम में शो किया गया है। एक्स एक्सेस पे अल्फ़ा लिया है और वाई एक्सेस पे P अल्फ़ा ए साइन अल्फ़ा ए प्लस कोस अल्फ़ा ए को लिया गया है। P इज इक्वल टू 3π/2 के लिए इनके जो बीच में ग्राफ है और जो के ए को 0 से पाई तक चेंज करें तो कॉस के ए का मान +1 से -1 के बीच में चेंज होता है। अतः जो वाई एक्सेस है उसका मान भी +1 के -1 के बीच में ही संभव हो सकता है और +1 से अधिक और -1 वाले वैल्यू जो है वो पॉसिबल नहीं होगी। इस डायग्राम में जो अरेखांकित भाग में उपस्थित अल्फा ए के मान कण की ऊर्जा के संभावित मानों का मापन करते हैं और कणों के एनर्जी स्पेक्ट्रम में अलाउड एनर्जी बैंड अनंत संख्या में होते हैं, जो कि ऐसे बैंड द्वारा पृथक होते हैं जिनसे कोई ऊर्जा स्तर नहीं होते हैं। इन्हें फॉरबिडन एनर्जी बैंड कहते हैं। पुनः एक बार इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पे जो पीक्स हैं उनके लिए जो अल्फ़ा ए की वैल्यू है, अल्फ़ा ए की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज़ आ रही हैं जो कि इस लाइनों से बाहर है +1 और -1 से, तो वो तो होंगे फॉरबिडन बैंड और इसके अलावा होंगे अलाउड बैंड। अलाउड बैंड की बाउंड्री पर cos k इज इक्वल टू +-1, सो k इज इक्वल टू n पाई, सो k इज इक्वल टू n पाई बाई a और सो एनर्जी इज इक्वल टू h क्रॉस स्क्वायर और 2m n पाई ओवर a का होल स्क्वायर। अल्फ़ा ए के मान में वृद्धि होने से P साइन अल्फ़ा ए ओवर अल्फ़ा ए का मान कम होता है, जिससे कि अलाउड बैंड की जो चौड़ाई है उसमें तो वृद्धि होती है और फॉरबिडन बैंड की चौड़ाई में कमी होती जाती है। अब हम देखते हैं कि P के मान में चेंज होने से, P के मान में वृद्धि होने से इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा में भी वृद्धि होती है, जिससे अलाउड एनर्जी बैंड की चौड़ाई कम होती जाती है। जैसे P टेंड्स टू इन्फिनिट तो इलेक्ट्रॉन का जालक के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता जाता है और इस स्थिति में E इज इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर ओवर 2m a स्क्वायर। E और बीच के बीच में जो ग्राफ है, ये ग्राफ एक परवलय की भांति होता है जैसा कि डायग्राम से दिख रहा है, और जो k की वैल्यू ±π/a 2π/a n π/a पर डिसकंटिन्यूस हो जाता है। इस डिसकंटिन्यूटी से घिरे क्षेत्र को ब्रिलियन जोन कहते हैं। तो जो फर्स्ट ब्रिलियन जोन है वो -π/a से +π/a तक, सेकंड ब्रिलियन जोन जो होगा वो उसके आगे वाला होगा -π/a से 2π/a तक और फिर π/a से 2π/a तक, ये सेकंड ब्रिलियन जोन कहलाएगा। डायग्राम में ये जो ऑरेंज कलर से दिखाए गए हैं ये फॉरबिडन बैंड है और वॉयलेट से जो दिखाएंगे वो अलाउड बैंड है। और ब्रिलियन जोन के बीच में जो ऊर्जा का जो एक बैंड होता है जिसके लिए ऊर्जा इलेक्ट्रॉन के लिए फॉरबिडन होती है, इसे वर्जित ऊर्जा बैंड कहते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि अगर हम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी लेते हैं तो जो एनर्जी वर्सेस के जो कर्व है, डिस्पर्शन रिलेशन है, वो एक कंटिन्यूस कर्व प्राप्त होता है।
लेकिन अगर हम केपी मॉडल के अनुसार पोटेंशियल को पेरियोडिक पोटेंशियल और पेरियोडिक पोटेंशियल में भी रेक्टेंगुलर पेरियोडिक पोटेंशियल लेते हैं तो एनर्जी स्पेक्ट्रम जो है वो कंटिन्यूस नहीं होता है, इसमें अलाउड और फॉरबिडन बैंड्स मिलते हैं। और अलाउड और फॉरबिडन बैंड बर्लिन जोन्स के लिए उसकी बाउंड्री पर उसमें डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। इसके जो स्पेस इक्वेशन जो है उसका विशेष हल ही हम इसको सॉल्व कर पाए हैं, सामान्य हल ज्ञात करना भी कठिन कार्य है।